तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग हिंदी व्याकरण लेकर आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि हिंदी ग्रामर से बहुत सारे बच्चे को सवाल छूट जाते हैं और हिंदी ग्रामर हम इस तरह से लेकर के एक नए मेथड, नए ट्रिक के साथ लेकर के आए हैं कि एक भी ग्रामर का टॉपिक नहीं छूटेगा। तो हम लोग एकदम ग्रामर में पकड़ के, कोई हिंदी में अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव सही टिक लगाना। तो अगर आप ग्रामर से अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो हमको नहीं लगता है कि एक भी वहाँ पे 50 में एक भी ऑब्जेक्टिव गलत हो सकता है, क्योंकि ग्रामर से ही टिक लगा सकते हो। तो आज हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम लोग को जो है वो है बेसिक, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अंत करेंगे एडवांस लेवल तक, क्योंकि किसी भी तरह की तैयारी कोई करेंगे तो उसके लिए सभी के लिए अगर ग्रामर पूछे हैं तो वहाँ पे भी उन लोग को काम चलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग को क्या है, हम लोग का टॉपिक है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण है और हिंदी व्याकरण में आज हम लोग भाषा आज हम लोग भाषा और वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग भाषा और वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले अगर आप बोर्ड दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि क्या ग्रामर पूछा जाता है या नहीं। अगर 12th के दे रहे हैं, अगर कोई बच्चा 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको एग्ज़ाम में 55 नंबर का ग्रामर पूछेंगे। और 10th में भी वही बात, 10th में भी 55 नंबर का सिर्फ व्याकरण पूछा जाता है, व्याकरण। क्योंकि इस बार देखिए, इस बार सबसे ज़्यादा व्याकरण ही पूछा गया था, तो व्याकरण पूछा गया था। बहुत सारे बच्चे लोग सोचता है व्याकरण है ना आसान है। देखिए, आसान तब होता है जब आप उसे सीख जाते हैं, और जब तक नहीं सीखिएगा तो आसान थोड़ा हो सकता है, नहीं ना। तो अगर एग्ज़ाम में फिक्स है कि ग्रामर पूछा जा रहा है तो आने की 55 नंबर, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टिक लगाना कितना रहता है, 50 नंबर का ही टिक लगाना रहता है। अगर आप व्याकरण को सही से पढ़ लेते हैं तो व्याकरण से ही 50 का 50 आप बना करके चल आइएगा, और फिर बाकी सब्जेक्टिव की तैयारी और बुक भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। पर ऐसा है कि दोनों भी काम कर लेंगे सर तो और बेहतर रह सकता है। बहुत अच्छा सोच है। देखिए, यहाँ पे भी 55 नंबर, आप किसी भी बोर्ड का हो। हाँ, अगर ये भी छोटे छोटे बच्चे के लिए, जैसे 6 क्लास, 7, 8, 9, इस सब बच्चे के लिए भी, सभी बच्चे के लिए व्याकरण क्या रहता है, इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बच्चे लोग को सिखा दिया जाता है, फिर बाद में जाकर के वो बच्चा भूल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पढ़ने से पहले क्या कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी, आखिर हिंदी क्या है, आखिर हिंदी क्या है। हिंदी जो है हिंदी क्या है, तो बोलेंगे कि सर हिंदी भी एक क्या है, भाषा है। क्या है, भाषा है। अच्छा, सबसे पहले निकल के सवाल आया क्या, सवाल यही निकल के आया, अगर कोई पूछे कि हिंदी क्या है तो बोलेंगे कि हिंदी भी एक क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है। हिंदी भी एक क्या है, भाषा है और लैंग्वेज है। तो सवाल ये भी उठ सकता है कि सर भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिख कर बोलकर व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। देखो तो कितना आसान है, भाषा कहते हैं। अब अगर कोई पूछे कि हिंदी एक क्या है, तो मेरा सवाल क्या निकल के आया कि सर हिंदी एक जो क्या है, एक भाषा है। क्या है, भाषा है। अच्छा ठीक है, भाषा है तो भाषा किसे कहते हैं, तो जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है,
जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर और बोलकर क्या करता है, व्यक्त करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये सब छोटे छोटे बच्चे लोग के सवाल पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। ये सवाल नहीं पूछ जाते, पर बेसिक से स्टार्ट किए हैं हम लोग, एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं और जीरो से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। अच्छा, यहाँ से बात आता है क्या, यहाँ से बात आता है, चलिए सॉरी यहाँ पे कट कर देते हैं। चलिए अब यहाँ से सवाल आता है कि ठीक है, भाषा, आखिर भाषा कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार यानी भाषा कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में दे दे कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है। अच्छा, पहला कौन भाषा है, तो पहला है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। दूसरा क्या है, दूसरा है लिखित भाषा, लिखित भाषा। तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो आपका आ जाता है सांकेतिक भाषा। आने की भाषा जो है वो 3 प्रकार की है। भाषा कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। कौन कौन है, कौन कौन है, तो एक है मौखिक भाषा, एक है लिखित भाषा और एक है सांकेतिक भाषा। आने की भाषा से हम लोग रिलेटेड जानेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अब हम लोग इसको बाद थोड़ा सा जानकारी करते हैं क्या कि सर हम लोग व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। जब हम लोग व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं तो व्याकरण किसे कहते हैं, है ना। ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन कि सर व्याकरण किसे कहते हैं, कोई पूछ देगा व्याकरण किसे कहते हैं, तो सबसे आसान, व्याकरण वह शास्त्र है जिसे मनुष्य अपनी सुविधा के लिए शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना अच्छी तरह से आ जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हम बोलेंगे व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है, वह शास्त्र है जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। चलिए ये भी सवाल हो गया। ये भी सवाल क्या हो गया कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो जिसे व्याकरण वह शास्त्र है जिसे शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अच्छा, व्याकरण के प्रकार भी होता है, व्याकरण का प्रकार, व्याकरण के प्रकार कितने होते हैं, व्याकरण के प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। ठीक है। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चौथा होता है छंद विचार और पंचमा होता है चिन्ह विचार। ये था हम लोग को छोटी सी यानी कि छोटे सा लेक्चर था। ये इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बेसिक जानकारी था। ये जो जितना हम बताएं ये सब के सब क्या था, बेसिक जानकारी था। पर अब हम लोग को थोड़ा सा गते गते आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अब सीधे अपने टॉपिक पर देखते हैं। सबसे पहले आया क्या, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आया वो आया क्या कि वर्ण विचार, यानी वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो कहता है देखिए, सबसे पहले वर्ण विचार, कौन विचार, वर्ण विचार। कहता है वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है, यानी वह भाग है जिसमें वर्णों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग किया जाता है, वही क्या कहलाता है, वर्ण विचार। कहता है वर्ण जो होता है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, वर्ण को क्या कहा जाता है, अक्षर भी कहा जाता है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि आखिर वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो सभी लोग बचपन में पढ़ा होगा। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं, है ना। बहुत अच्छा, वो बचपना ही था। ठीक है, आज अब हम लोग कुछ देखते हैं थोड़ा सा एडवांस टाइप से। कहता भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो क्या, आसान भाषा में कहें तो ये है कि वर्ण यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को ही वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। देखिए, आराम से सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आराम से कॉपी कलम निकाल लें और वहाँ पे एक अच्छे से लिखे कि व्याकरण नोट्स, और पूर्ण रूप से इसका नोट्स बनाएं, तभी ना पढ़ाई के साथ साथ लिखने का काम करेगा, तभी ना अच्छा लगेगा। और लिखवे नहीं करेगा तो अच्छा नहीं लग पाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं क्या कहता, वर्णों की पहचान के लिए चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे में अ, आ, क, च, ट, त, प, य आदि। यानी वर्ण को पहचान के लिए चिन्ह बनाया गया है। जैसे अ है तो इसमें भी कोई न कोई चिन्ह होगा, ठीक है। आ है तो उसमें भी न कोई क्या होगा, चिन्ह होगा। क है तो उसमें में भी क्या, चिन्ह होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं सब चीज में क्या है, तो चिन्ह है। ठीक है, अब आता है क्या, अब तो सबसे लाजवाब क्वेश्चन, सबसे लाजवाब यही क्वेश्चन है कि सर अब आता है क्या, वर्णमाला। वर्णमाला, आखिर वर्णमाला किसे कहते हैं, तो सब लोग वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वो वाला वर्णमाला नहीं जो डालते हैं, वो वाला नहीं, ठीक है ना। अच्छा, सब लोग वही समझ गया था, नहीं कोई दिक्कत नहीं। कहता वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को, वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हाँ, हम समझ रहे हैं कौन वर्णमाला, तुम लोग समझ रहा है ना। अब आता है क्या, कहता है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, सबसे पहले बात यह है कि मूलतः आधुनिक हिंदी में टोटल कितने वर्ण है, 52 वर्ण है। कितने वर्ण है, 52 वर्ण है। आने की हिंदी में वर्ण की संख्या कितना है, टोटल 52 है। एग्जाम में अगर पूछ दे कि वर्णों की आने आधुनिक हिंदी में वर्ण की संख्या कितना है, 52 है। अच्छा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, सर सब बचपन में पढ़ के आए ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बहुत अच्छा, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम इस सबको एक एक करके देखते हैं। चलिए, आराम से कॉपी कलम निकाल करके बैठ जा और सब लोग अच्छे से देखते चलिए, बहुत अच्छा लगेगा, आज बहुत मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो हम लोग देखो बचपन में जिस 2 तरह से हम लोग पढ़े थे। स्वर वर्ण किसे, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता से नहीं लिया जाता है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। सर यस या नो, यही याद है ना, बहुत अच्छा, वो भी बहुत जरूरी है। स्वर वर्ण उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, किसी के सहायता ही नहीं लेता है। स्वर्ण वर्ण है जो किसी के सहायता नहीं लेता है, बोलता है मैं अकेला रहेगा, मेरे को छोड़ दो, है ना। वो बोलता नहीं मैं तो तेरे को नहीं छोड़ेगा, बोलता मैं तो तेरे को छोड़ेगा नहीं, है ना। आने की स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो किसी दूसरे वर्ण के सहायता से नहीं लिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। अच्छा, हंस रहा है, हंसो हंसो हंसो। जैसे में अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। हेलो सर, वहाँ देखिए, ए, आई, ओ और औ, ये सब क्या होता है, तो स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा होगा, कारण है कि कुछ बच्चे लोग आगे हैं तो थोड़ा सा हटपटी कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आप डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं। कहता है
स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 11। एग्जाम में 1-2 बार क्वेश्चन ये भी आया है। स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 11। आराम से एक नोट्स कॉपी में उतारें, जबरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा, उच्चारण के विचार से स्वर वर्ण के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। अभी हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जानकारी किए, इसके बाद हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में जानकारी कर लेंगे, है ना। कहता सबसे पहले कि 3 भागों में हास्व, दीर्घ और प्लुत। कहता है हास्व, हास्व मतलब जिसमें कम समय लगता है उसे हास्व वर्ण कहते हैं, जिसमें दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं, और जिसमें 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत वर्ण कहते हैं। याद हो गया? कम समय लगेगा तो कम समय लगेगा तो क्या कहलाएगा? हास्व स्वर वर्ण। दुगना समय लगेगा तो दुगना समय लगेगा तो दुगना समय लगेगा तो दीर्घ स्वर वर्ण। और 3 गुना समय लगेगा तो क्या हो जाएगा? 3 गुना समय लगेगा तो हो जाएगा प्लुत वर्ण। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या। सबसे पहले जानते हैं क्या कि हास्व स्वर वर्ण। कहता जिस स्वर्ण के उच्चारण में एकमात्र का समय लगे या जिसका उच्चारण हल्का हो उसे हास्व स्वर वर्ण कहते हैं। या आप आसान भाषा में बोल सकते हैं कि जिस शब्द में जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता हो उसे हास्व स्वर वर्ण कहते हैं। ए मूलतः स्वर वर्ण भी है। जैसे में कितना अच्छा लगा बोलने में, ए, उ, री। आराम से कम समय लगा इसमें बोलने में, क्योंकि आगे देखिए कि ज्यादा समय लगेगा। कहता है दीर्घ स्वर वर्ण, जिसका उच्चारण करने में दुगना समय लगता है, जिसका उच्चारण करने में दुगना समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। कहता है जिस वर्ण के उच्चारण में हास्व से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में बोलिए, वहां पे बोले थे अ, आपकी बोलो तो आ, क्या? आ, ए, कौन ए? दीर्घई ए, दीर्घई ओ। आने की इसमें क्या हो रहा है? दुगना समय लग रहा है। अब एक है प्लुत स्वर वर्ण, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 3 मात्राओं का हास्व की अपेक्षा 3 गुना लगे उसे प्लुत स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे में हे राम, इसमें 3 है यानी कि 3 गुना। हे राम, ओम, 3 गुना लगता है, आने की जिसमें 3 गुना लगता है प्लुत स्वर वर्ण कहलाता है। अब इसको हम कहते हैं जैसे पुकारते समय जिस वर्ण को लंबा किया जाता है उसके आगे 3 आने हिंदी का 3 का चिन्ह या अंक लगा दिया जाता है। 3 का अर्थ होता है 3 गुना समय। 3 का अर्थ होता है 3 गुना समय। ठीक है, ये था हम लोग को स्वर वर्ण के बारे में। अब हम लोग उन स्वर्ण के बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कहता कुछ स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों के मिलने से बने हैं, इन्हें संयुक्त स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे में देखो ए, ऐ, ओ, औ, अन, आ, ये सब के सब है तो सब के सब स्वर वर्ण, बाकी ए सबे सब स्वर वर्ण की संख्या पहले बोल दिए कितने हैं तो 11 है। कितने हैं? 11 है। ठीक है, जिसमें से हम अभी देखिए इसमें हो गया कि संयुक्त स्वर वर्ण बोल दिया है, तो संयुक्त स्वर वर्ण जिसमें ए अलग इसका उच्चारण होता है। अब आते हैं हम लोग क्या? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से लिया जाता है। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण के सहायता से लिया जाता है। स्वर वर्ण क्या था? वो किसी को सहायता नहीं ले रहा था, पर व्यंजन वर्ण जो है उस स्वर वर्ण को बुला रहा है, ए भाई तुम आओ ना, तुम नहीं आएगा ना तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। स्वर वर्ण चल आता है, बोलता अरे भाई मेरे को तो किसी की जरूरत नहीं है, हम किसी में भले चल जाएंगे। चल आया, देखिए आ गया, क्या बोलता है? जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण के सहयोग से होता है उसे
व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जो अच्छा लगे वो लिखे, या तो यहाँ से अच्छा लगे वो लिखे, या यहाँ से अच्छा लगे वो लिखे, जो अच्छा लगे वो लिखे, ठीक है, कहा जाता है। जैसे में क बोलो तो लगा पीछे से आ रहा है अ, क, अ, ख, ख, ख लगा पीछे से आ रहा अ, ग, अ, उसी तरह से च, छ, ट, त, प इत्यादि, है ना, इस तरह से उसका उच्चारण होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, व्यंजन वर्ण के क्या देखते हैं, प्रकार। व्यंजन वर्ण के क्या प्रकार, व्यंजन वर्ण के प्रकार। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम लोग व्यंजन वर्ण के प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद क्या व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं। कितने भेद, तीन भेद। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण, है ना, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म स्पर्श व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम लोग जानकारी करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग जानकारी करेंगे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन वर्ण के बारे में। कहता जो व्यंजन वर्ण तालु, मूर्ध, दांत एवं ओठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल कितना है, 25 है। टोटल कितना है, 25 है। कहाँ से लेके कहाँ तक, क्वर्ग से लेकर के पवर्ग तक। जैसे में क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया, है ना, ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ये सब के सब आते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। अब नेक्स्ट जैसे में देखो इसमें टोटल कौन है, कवर्ग में क ख ग घ अंगा, च्वर्ग ट च छ ज ज इया, त्वर्ग, अच्छा ये ट्वर्ग है, ट्वर्ग ट ठ ड ढ न, त्वर्ग त थ द ध न, पवर्ग प फ ब भ म, है ना। अब उसके बाद आता है कौन सा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। कहता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं, 4। य र ल व, इन चारों व्यंजन वर्णों को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनमें य और व अर्ध स्वर भी कहलाते हैं, क्योंकि दोनों बोलने में य व दोनों अर्ध स्वर वर्ण कहलाते हैं। कोई पूछेंगे अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितना, 24। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितना, 25। स्वर वर्ण की 25। स्वर वर्ण की कुल स्वर वर्ण की संख्या कितना, 11। कितना, 11। आधुनिक हिंदी में वर्णों की संख्या कितना है, 52। कितना है, 52। चलो बहुत अच्छा। अब आता है क्या, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितना होता है, 4। ऊष्म व्यंजन वर्ण की भी संख्या कितना होता है, 4 होता है। कहता है से सुनो, क्या करा से सुनो, कहता है तालब स मूर्धन स दंड स ह, इन चारों व्यंजन वर्ण के ऊष्म व्यंजन वर्ण को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये चारों को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। एग्जाम में पूछ दे कि ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितना, 4। बहुत अच्छा। अब क्या है कि उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद। देखो ये देखो बहुत कम किताब में दिया हुआ रहता है, ये वाला जो है बहुत कम किताब में दिया रहता है। पहला क्या है सर, पहला जो है घोष वर्ण है, जो इसका क्या परिभाषा होता है सर सुनो, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यानी य र ल व ए भी और ह, ये सब के सब घोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। नोट में सभी स्वर वर्ण भी घोष वर्ण ही है। जितना भी स्वर वर्ण है सब के सब क्या है, घोष वर्ण ही है। अब उसके बाद आता है अघोष वर्ण। कहता प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण तथा तालब सा मूर्धन स ढ स दंडी स अघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये सब के सब अघोष, पर एक किताब में बहुत कम ही मिलता है, बहुत कम ही बच्चे लोग क्या करते हैं, इसे पढ़ पाते हैं। कहता है
उच्चारण में लघु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के भी दो भागों में, ये सब एकदम बहुत कम ही बच्चे लोग इसको जानकारी के लिए किए होंगे। कहता अल्प प्राण कहता जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहा जाता है। बहुत अच्छा। अब आता है एक आता है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हंकार की ध्वनि निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। आने की हंकार की ध्वनि नहीं निकलती है तो हंकार की ध्वनि नहीं निकलती है अल्प प्राण, और हंकार की ध्वनि निकलती है महाप्राण। कहता है उपयुक्त प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण तथा उष्म वर्ण का महाप्राण वर्ण होता है। जैसे में ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, तलब स, मूर्धन स, दंड स और ह। इस सब में क्या है, थोड़ा सा उच्चारण अलग ढंग से ही निकलता है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या एग्जाम में यहाँ से उच्चारण के सहायता और अंग उच्चारित वर्ण। एग्जाम में एक कईयों बार सवाल ये सब पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से जानकारी करेंगे। सबसे पहले एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे देखिए क्या है कि कंठ से उच्चारण, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, र, ह, ये सब के सब क्या है कंठ। इसका उच्चारण स्थान पूछ दे कि क का उच्चारण स्थान क्या होगा, जवाब होना चाहिए क्या कंठ। अ का कंठ, ग का अंठ, आने ये सब का उच्चारण का कंठ। तालु कहता है ए हर्षई दीर्घई च छ ज झ इया य स, इसका च आने तालु इसका उच्चारण स्थान क्या होगा त। एग्जाम में 1 से 2 की उच्चारण एकदम पक्का ही पूछ दिया जाता है ना। मूर्धा आने की री ट ठ ढ ड ढ न र स, ये सब मूर्ध स्वर वर्ण का उच्चारण है। दंत त थ द ध न ल स, ये सब के सब क्या है तो द्वंत उच्चारण है। ओष्ठ, जो ओष्ठ से उ हर्षयु दीर्घयु प फ ब भ म, ये सब के सब ओष्ठ उच्चारण। कंठ और तालु से ए और ऐ, कंठ और तालु से ए और ऐ, कंठ और ओष्ठ से ओ और औ, ओ और औ। ए था उच्चारण स्थान, आराम से इसे अच्छे से लिख ले। और इसको बाद अब आता है क्या दंत ओष्ठ, खाली क्या व, फिर आता नासिका अ अज्ञा अनिया न न म, ये सब क्या होता है तो नासिका वर्ण। अब एक छोटी सी बात है कि हम लोग एकदम अंत से पहले क्या कि एक इसमें होता है क्या लिपि। कहता भाषा को लिखने की ढंग को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने की ढंग को क्या कहते हैं लिपि कहते हैं। बहुत अच्छा। कहता है संस्कृत और हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे हम लोग कहते हैं देवनागरी लिपि। संस्कृत और हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे कहते हैं देवनागरी लिपि। और अंग्रेजी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे कहते हैं रोमन लिपि। अंग्रेजी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं रोमन लिपि। और उर्दू जिस लिपि में लिखी जाती है उसे कहते हैं फारसी लिपि। ठीक है, फारसी लिपि। तो आज सब यहीं तक, आज का जो क्लास था, आज का क्लास बेस यहीं तक था। अब इसे क्या करें, अच्छे से एक नोट्स बनाएं, अच्छे से क्या करें नोट्स बनाएं। और नोट्स को देखो, नोट्स बनाने से क्या फायदा है सुनो। नोट्स बनाने से यह फायदा है कि यदि ये नोट्स बना हुआ रहेगा तो एग्जाम के 2-3 दिन 10 दिन पहले भी आप इसे अगर निकाल करके अच्छे से थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दोगे, अच्छे से थोड़ा सा याद कर जाओगे, एक बार रिवीजन कर दोगे, एक बार रिवीजन कर दोगे, एक बार रिवीजन अगर कर दिया
तो समझो कि सारा का सारा खत्म। क्योंकि देखो एग्जाम में 55 नंबर का सवाल आता है। कितना नंबर का? 55 नंबर का सवाल आता है। और 55 नंबर का सवाल आता है तो छूटना तो नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं तक। कल फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो शब्द के बारे में चर्चा होगा। गते गते करके हम लोग सारा हिंदी का वीडियो जितना भी रहेगा, हिंदी व्याकरण को बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग को बुक पर ज़्यादा प्रयास रहेगा, उसको बुक पर भी, क्योंकि वहाँ से हम लोग को सब्जेक्टिव को अभी फोकस करना है और वहाँ से ऑब्जेक्टिव को भी तनी मनी जानकारियाँ भी हम लोग करना, तनी मनी क्या पूरा ही जानकारी करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। और तो अगर ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा ही लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसे भी सलाह दें कि हिंदी व्याकरण आराम से नोट्स बना ले, क्योंकि एग्जाम में 55 मार्क्स का हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा, जिससे कि एक भी क्वेश्चन छूटने की आवश्यकता ना हो। और इस सब का टेस्ट भी आने की ज़बरदस्त रूप से, अगर आप इस सबका PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम पर जा करके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।